जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड 2020 सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर यानी पिछले साल का पेपर। अगर आप इसमें से तैयारी कर लेते हो तो आप समझ लीजिए आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, साथ में आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मॉडल पेपर मेरे पास है ये वाला। तो यहाँ पर आपको सब वही है, वैसे ही टाइम रहता है कि भाई 15 मिनट आपको इसको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, है ना। 3 घंटे आपको इसको करने के लिए 70 का पूर्णांक होता है और 30 नंबर आपके स्कूल की तरफ से यानी प्रैक्टिकल के दिए जाते हैं, आप जानते होंगे। और ये आपके दिशा निर्देश हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। तो इसकी हम PDF भी प्रोवाइड करने वाले हैं आपको, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करेंगे आपको सब कुछ बताएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर क्या प्रश्न है। तो यहाँ पर देख सकते हो, इसका फिर हम आपको हल पूरा करवा के देंगे, फिर ठीक है। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ये दिया गया है। तो हमें सही विकल्प चुनना है, यानी बहुविकल्पी टाइप प्रश्न है तो हमको उसका उत्तर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई, ये आपका प्रश्न है। इन सभी के आपको हल भी हम दे देंगे, ठीक है। कुछ दिनों बाद आपको सब कुछ हम बताने वाले हैं। इसी तरह दिया गया है गुलामगिरी का लेखक कौन था, है ना। अब आगे, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, चंपारण में किया था या बारडोली, अहमदाबाद, खेड़ा कहाँ पर किया था, ये पूछा गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, ये यहाँ पर पूछा गया है। मतलब 6 नंबर के आपके बहुविकल्पी टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आप देख लीजिए। देख सकते हैं आप यहाँ पर 6वें नंबर तक का आपको क्वेश्चन है बहुविकल्पी टाइप। देखिए जब NCERT वाला ये है तो देखिए NCERT में और ये जो पहले पेपर था उसमें खास अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर मुझे देखने को नहीं मिला। अब चलिए आगे देख लेते हैं, ये सब आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आप चाहें, वरना आप PDF भी हमारी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखिए, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। देखिए इन सब के हम आपको उत्तर बताने वाले हैं आगे चल के। जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया, तो ये आपका प्रश्न हो गया। अब देखिए अगला है 8वां, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया था, ये हमें आपको बताना है। आगे देखिए क्या दिया गया है भाई। तो आगे है, यदि सत्तारूढ़ दल धर्म को शासन का आधार मानता है तो उससे क्या हानि होगी, 2 तर्क दीजिए। यार इसको आप अपने से बना सकते हैं। देखिए सामाजिक विज्ञान के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आप अपने थोड़ा कॉमन सेंस से बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, सत्तारूढ़ दल धर्म को शासन करने का शासन का आधार मानता है। मतलब धर्म को अगर मानने लगा, मान लीजिए कोई हिंदू धर्म का मान लिया कि हम हिंदू धर्म है और हम शासन करेंगे मुस्लिमों पर और सिख पर, मतलब इंडिया में जितने लोग रहते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या उसमें से हानियाँ हो सकती हैं भाई। पहली बात तो दंगे हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और अपने देश का विकास भी कम हो सकता है। तो इस तरीके की हानियाँ हो सकती हैं, बहुत सारी हानियाँ हैं, तो आप देख लेना। और एक बात है कि आप अपने क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, ये बात इसमें है। अब आगे देखिए, लेकिन ये है जो ये तो आपको आते ही रहे तभी आप लिख पाएंगे, है ना। जैसे कि हिंद स्वराज में क्या क्या किया, कैसे हुआ, वो सब आपको अगर आप पढ़ेंगे बुक, तो मैं हमेशा बोलता हूँ बुक पढ़िए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए आगे देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, अथवा में इसमें दिया जाता है, सबसे बड़ी बात रहती है, 3 नंबर का होता है ये। देखिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की, ठीक है, 3 नंबर का आपका आ गया। आगे है, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 11वां है आपका, जाति पर आधारित निर्वाचन होने में क्या हानियाँ हैं, किन्हीं 2 हानियों का उल्लेख कीजिए। तो हमें जातियों के बारे में, मतलब क्या आप जानते होंगे कि भाई जाति के रूप में आजकल नेता लोग जो है बहुत बांटते, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हमेशा जातिवाद पर लड़ती रहती हैं, ये जाति वो जाति, ये धर्म वो धर्म, मतलब हमेशा लड़ती रहती हैं और हमको लड़ाती रहती हैं। और इसी तरह आजकल जाति के द्वारा ही निर्वाचन हो जाता है, मतलब जाति पर ही निर्वाचन हो जाता है, आप देखते होंगे। जाति पर आधारित निर्वाचन होने में क्या हानि है। अभी तो देखिए जातिवाद निर्वाचन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी जाति के लोग किसी भी जाति को वोट दे सकते हैं। जातिवाद निर्वाचन वो होता है जो मतलब एक जाति के लोग केवल मतलब आ गए और एक जाति, मतलब जो जाति ज़्यादा के हैं तो उसके आधार पर जो मिनिस्टर है वो बन जाए, तो वो जातिवाद निर्वाचन हो जाता है। तो किन्हीं 2 हानियों का उल्लेख करना है। तो देखिए अगर जातिवाद पर अगर निर्वाचन हो जाएगा तो जो अधिक लोग होंगे, जो मतलब जाति में अधिक होंगे,
मान लीजिए कोई भी जाति हो गई, मान लीजिए हिंदू हैं मुस्लिम, वो तो भाई एक मान लीजिए धर्म हो गया। अगर जाति मान लीजिए जैसे आजकल देखते होंगे ब्राह्मण हो गया और दूसरी जाति मान लीजिए कोई भी, तो वहाँ पर क्या होगा आप जानते होंगे कि अगर जाति पर निर्वाचन हो जाता है तो जो जाति के लोग ज़्यादा रहेंगे वो अपने से नीची जाति पर अत्याचार करना प्रारंभ कर देंगे। जिनकी पार्टियां मतलब जीत जाएंगी इसमें जो ज़्यादा होंगे और वही जीतेंगे, जिससे क्या होगा देश का विकास भी नहीं होगा। और दूसरी बात जो मतलब उसमें से नेता निकल कर आएगा वो भी मतलब अपने ऐशो आराम के लिए ही जिएगा, मतलब देश के लिए काम सही से नहीं कर पाएगा। तो ये हमारी हानियाँ होती हैं। तो इसको तो आप अपने से कर सकते हो, देख सकते हो, है ना। सॉरी। अब देखिए अथवा में क्या दिया गया है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है समझा कर लिखिए। दबाव समूह का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए दबाव समूह का मतलब क्या है भाई कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। दबाव समूह मतलब यार कि एक ऐसा समूह जो हमेशा दबाव बनाता है, और राजनीतिक दल क्या है भाई, राजनीतिक जो पार्टियाँ हो गई, एक पूरी कम्युनिटी हो गई, तो उनमें क्या अंतर है अब समझा कर लिखना है। दबाव समूह का एक उदाहरण दीजिए, आपको उदाहरण दे देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी जब से आई एक भी क्वेश्चन नहीं बदले, सब ऐसे ही हैं यार, सेम है। और आपको हम सभी के हल भी देने वाले हैं आगे चल के, है ना। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी हम आपकी करवाएंगे। अब देखिए आगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपके 6 नंबर के आते हैं, तो 6 नंबर के ये भी है और अथवा में भी दिया है। छापे खाने यानी प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, किन्हीं 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको आप आसानी से कर सकते हो। किन्हीं 3 बिंदु पर आपको प्रकाश डालना है भाई। जब देखिए छापे खाने का आविष्कार हो जाएगा तो उसमें से क्या होगा, नई नई बुक हैं, नई नई किताबें हैं, वो भाई प्रिंट होने लगी, जिससे क्या हुआ ज्ञान एक मतलब उच्च कोटि पर होने लगा। ज्ञान हर जगह संभव हो पाया, क्योंकि एक किताब पहले जब हाथ से लिखेंगे तो आप सोचिए एक किताब को लिखने में ही 1-2 साल लग जाते थे, जिससे क्या होता है ज़्यादा किताबें नहीं बन पाती थी और बहुत सारे लोगों के पास नहीं जा पाती। लेकिन आजकल क्या है कि भाई प्रेस का आविष्कार हो गया, छापे खाने का आविष्कार हो गया और बहुत सारी किताबें केवल कुछ मिनटों में बन जाती हैं, जिससे पूरा देश ज्ञान मतलब आप कह सकते हो एक जगह से ज्ञान को दूसरी जगह ले जाने के लिए किताबें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, जिससे ज्ञान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में बहुत ही मदद मिलती है हमारे छापे खाने के द्वारा। तो ये आपका समाज पर प्रभाव हो गया। अब 3 पर प्रकाश आप डाल दिए भाई, ज्ञान को एक जगह से दूसरे जगह ये हो गया, मतलब 3 पर आप आराम से बना सकते हैं ना कि मैं आगे चल के आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए आगे अथवा में क्या दिया है, अंग्रेज शासकों ने भारत के कपड़ा उद्योग को कैसे नष्ट किया, उनके द्वारा अपनाए गए तरीकों में से किन्हीं 2 पर प्रकाश डालिए, इसका बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए यार अंग्रेज शासक ने भारत के कपड़ा उद्योग को किस प्रकार नष्ट किया। देखिए जो भारत के लोग थे वो लोग हमेशा कपड़ों को कैसे बुना करते थे भाई, तो हाथ से बुना करते थे, जिससे क्या होता था कि भारत के लोग जो कपड़े बुनते थे अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए उनका जो रेट निर्धारण करते थे वो थोड़ा महंगा होता था अंग्रेजों के कपड़े से। तो लोग जो खरीदने वाले थे वो क्या करते कि भाई जो सस्ता होगा वही खरीदेंगे। जैसे आज हम चाइनीज़ सामान ज़्यादा खरीदते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ जो सामान बनता है वो महंगा बनता है और सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। तो इसीलिए देख सकते हो आप मतलब जितने भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चाइनीज़ हम इस्तेमाल करते हैं और ये रियलिटी है। देखिए आप मतलब बहलाने के लिए मन जो भी कह दे, लेकिन ये रियलिटी है एकदम। बॉयकॉट चाइना हम कर ही नहीं सकते, आजकल हमारा ऐसा हो गया, क्योंकि यार हम मतलब बाहर की सामानें यहाँ पर बन ही नहीं पाती हैं और सरकार इस पर ध्यान ही नहीं देती है और इस पर हम आवाज़ उठाते भी हैं। अब देखिए आगे अंग्रेज शासक ने भारत के कपड़ा उद्योग को कैसे नष्ट किया कि भाई वहाँ से अपने सामान मंगाने लगे जो कि यहाँ के सामान से वो सस्ता होता था। वहाँ की जो लेबर चार्ज था वो मशीनों से होने लगा, मतलब लेबर से जो हमारा काम होता था वो मशीनों के द्वारा वो बनाने लगे, जिससे उनका कपड़ा बहुत सस्ता बनता था और थोड़ा अच्छा बनता था। वो टिकाऊ तो नहीं होता आप कह सकते हो, लेकिन मतलब यार यहाँ के सूती वहाँ के टेरिकार मतलब इधर उधर मिक्स करके बनाने लगे, जिससे यहाँ पर रोजगार और कपड़ा उद्योग दोनों को इन्होंने नष्ट कर दिया था। आगे देखिए क्या है, तो यहाँ पर इसको आप आसानी से बना कर देखिए लिख सकते हो। तो यार सामाजिक विज्ञान इतनी कठिन नहीं जितना हम लोग समझते हैं, और मैं जब 10th में था तो मैं भी ऐसे ही समझता था कि हमें पूरी बुक रट लेनी चाहिए, लेकिन देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन तो आप अपने से बना सकते हैं अगर थोड़ा बहुत आप नॉलेज रखते हैं। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप किताब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। आगे देखिए चलिए, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले कोई 4 लाभ लिखिए। देखिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले कोई 4 लाभ क्या है भाई कि डिक्टेटरशिप पहली बात तो नहीं होगी, मतलब तानाशाही नहीं होगी। दूसरी बात कि भाई है सभी को बराबर अधिकार मिलेगा। आप देखते होंगे हर जाति के लोगों को आजकल बराबर अधिकार मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं होती तो भाई एक राजा का बेटा, उसका फिर बेटा, फिर उसका बेटा, उसी तरह मतलब जैसे हमारे प्रधानमंत्री अभी हैं मोदी जी,
तो वो बन गए। पहले कौन से भाई ये थे हमारे, ठीक है, और पहले जवाहरलाल नेहरू प्रथम हो गए थे। तो मतलब देखिए उन्हीं के बेटे बनते। अगर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं होती तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में क्या होता है कि भाई कोई भी हम चुन सकते हैं, ये जनता द्वारा चुन कर आता है, वो प्रधानमंत्री या वो जो शासन करने वाला है उस देश में, वो खुद जनता चुनती है कि भाई ये हमारे ऊपर काम करेगा, मतलब ये हमारे ऊपर नियम लगाएगा, ये हमारे देश पर राज करेगा। एक प्रधानमंत्री राज ही करते हैं एक प्रकार से, ठीक है। तो इस तरीके की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से ये लाभ होता है कि भाई जनता पर अत्याचार नहीं होता। वरना मान लीजिए अगर कोई भी, मान लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अगर मान लीजिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं होती, उनके मान लीजिए वो अच्छे थे, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर अच्छे, ठीक है, अगर उसका बेटा मान लीजिए किसी तरह से उसका दिमाग है, मान लीजिए भाई दूसरे दिमाग कोई नहीं पढ़ सकता, तो वो बुरा निकल गया, तो क्या करेगा भाई कि अत्याचार करेगा अपने देश के लोगों पर। तो ये थोड़ा मतलब लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में लाभ होते हैं। तो 4 लाभ आपको लिख देने हैं कि भाई जनताओं पर अत्याचार कम होता है, सबको बराबर अधिकार मिल जाता है ना। इस तरीके से आप आराम से लिख सकते हैं 4 अधिकार। सबको समान शिक्षा का अधिकार मिल जाता है, और सबसे बड़ी बात कि संविधान के अनुसार लोगों को अधिकार मिलता है। तो ये आपका हो गया। अथवा देखिए अब क्या है, और सभी जाति धर्म के लोग एक देश पर रहते हैं और अत्याचार बहुत कम होता है इस तरीके से, क्योंकि एक दूसरे सभी लोग स्वतंत्र होते हैं लगभग। अब चलिए आगे देखते हैं। राजनीतिक दलों के कोई 4 कार्य लिखिए। अब राजनीतिक दल के कोई 4 आप कार्य आसानी से लिख सकते हैं। ये अथवा में ही है, वैसे इसको मैंने बता दिया, लेकिन इसको भी आप समझ सकते हैं कि भाई राजनीतिक क्या है, कि भाई जो कांग्रेस हो गई, बीजेपी है, वो कौन कौन से कार्य करते हैं। भाई किसानों के लिए हो गया आपका कानून बनाना, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो राजनीतिक दल करते हैं। पुलिस नहीं करती है, छोड़कर सब राजनीति तो करती है। तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं कि राजनीतिक दलों के कोई 4 कार्य लिखिए, है ना, वो क्या करते हैं। आगे देखिए मानचित्रकार आपका हो गया। मानचित्रकार में वैसे ही आपका भरना होता है। देखिए वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, है ना, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड शायद अमृतसर में ये हुआ था। बहुत सारी वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वही यहाँ पर पूछा गया है। वह स्थान जहाँ सूती, यहाँ पर स्थान सितंबर 1920 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। मिल श्रमिक के सत्याग्रह हुआ था। वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। मतलब कांग्रेस के बारे में ही पूछा गया है यहाँ पर। तो ये देख सकते हो, और ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए वही प्रश्न रहेगा, बस मानचित्र में नहीं भरना पड़ता है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, खंड खा। खंड खा में देखिए क्या दिया गया है, बहुविकल्पी प्रश्न वैसे ही मिलेंगे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरणीय संसाधन नहीं है। कौन सा नवीनकरणीय संसाधन यहाँ पर नहीं है, तो आपका पवन ऊर्जा, जल, वन, ये नवीनकरणीय संसाधन कौन सा नहीं, शायद जीवाश्म हो गया आपका। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है, तो कौन सी रेशेदार फसल ये आपको बताना है। रेशेदार फसल है आपके, जूट शायद रेशेदार फसल हो जाएगी, है ना। अब देखिए आगे, अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रक निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किए गए हैं। तो आपको किस आधार पर अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रक किस निम्नलिखित में किस आधार पर विभाजित किए। रोजगार की शर्तों पर, आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव पर, उद्यमों के स्वामित्व पर, उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या पर। तो यहाँ पर आप जो होगा कर देना। अब देखिए झरिया प्रसिद्ध है, झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ये मुझको भी एक्चुअली नहीं आ रहा। अब देखिए आगे, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है ये आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। अब देखिए, निम्नलिखित देशों में से किसी देश का मानव विकास सूचक 16 के अनुसार भारत के अधिकांश ऊँचा स्थान है। कौन सा है अधिकांश ऊँचा स्थान आपका, ये आपसे पूछा गया है। अब चलिए देखते हैं आगे। प्रच्छन्न छिपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब आप समझ रहे हो कि सरकार आजकल रोजगार नहीं दे रही है, छिपी हुई रोजगारी थी है। मतलब देखिए बहुत सारे लोग युवा आजकल भारत में बेरोजगार, उसके बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं। ये 2 नंबर आपका फिक्स है, मतलब बिना पढ़े आप लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर आप अपना विचार प्रकट करना जानते हैं तो मैं बोल रहा हूँ। आगे देखिए, किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। एक तो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार में भी शायद पाई जाती है, ठीक है। इस मिट्टी पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। भाई गन्ने की फसल उगाई जाती है ना काली मिट्टी पर, जो ज्वालामुखी के लावे द्वारा ये मिट्टी बनती है। काली मिट्टी जो होती है इसको हम मरवा बोलते हैं अपने गाँवों की तरफ। अब आगे देखिए, औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋणों में कोई 2 अंतर लिखिए। ये बहुत चिपकती है ये मिट्टी जो होती है। तो यहाँ पर अनौपचारिक ऋण में कौन सा अंतर है। औपचारिक रूप से जो ऋण लिया जाता है और अनौपचारिक रूप से जो ऋण लिया जाता है, वहाँ पर अंतर आपको बताने हैं। तो इस तरीके यार ये सब कर सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आपको अगर नहीं आते तो आप बना के बहुत सारी कर सकते हैं। देखिए अगला लघु उत्तरीय प्रश्न ये आपका हो जाएगा 1/2 2 4 4 नंबर का आपका हो जाएगा, है ना। 3 नंबर का हो जाएगा, 3 नंबर का।
अब देखिए आगे, हाँ ये 1 2 1 3 नंबर का। अब देखिए आगे, धात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे दो खनिजों के नाम लिखिए। धात्विक खनिज क्या है भाई? तो ऐसे खनिज जो धरती के नीचे से खोद कर निकाले जाते हैं और वो धातुएं होती हैं, धात्विक खनिज कहलाते हैं ना। ऐसे दो खनिजों के नाम बताइए। जैसे आपका लोहा ही हो गया, ये भी धात्विक खनिज तो है, आपका सोना हो गया, तो ये सब धात्विक खनिज के रूप में आते हैं। जितनी भी धातुएं हैं ये सब खनिज ही हैं। अब चलिए आगे, अथवा में देखिए क्या है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। ठीक है, तो ये बिहार में एक जगह थी शायद खनिज तेल जहाँ से निकलता है, तो मुझे नहीं मालूम है, आप देख लेना, याद कर लेना, क्योंकि यार पढ़े हुए बहुत दिन हो जाते हैं तो याद नहीं रह जाता। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत आप बता सकते हैं, जैसे आपका हो गया सोलर पैनल हो गया, आपका सोलर ऊर्जा, उसमें से सूर्य ऊर्जा बनती है, बहुत सारी ऊर्जा हैं जो ठीक है, तो आप कर लेना, बहुत सारी ऊर्जा आप बना सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। आगे, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों की किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। श्रमिकों की किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख करना है किसमें? अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्रक में। मतलब यार उससे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है ना, और बहुत सारी सुविधाएं उनको नहीं मिलती हैं, उनको बहुत काम करना पड़ता है, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। अथवा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा के उद्देश्य लिखिए। मनरेगा का उद्देश्य है कि भाई जो श्रमिक है गाँव में, जिनको रोजगार नहीं मिल पाता है, उनको रोजगार प्रदान किया जाए। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ मनरेगा भी एकदम मतलब भ्रष्ट ही रह गया है। उसके बारे में बाद में चर्चा करूँगा, क्योंकि जो प्रधान है वो करवाता नहीं है और जेसीबी से काम करवा लेता है, मजदूरों से काम नहीं करवाता है, और यहाँ पर केवल पैसे दे देता है 500 रुपये। वो बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ भी, मैं उस पर आवाज़ नहीं उठाऊंगा, बाद में हम एक चैनल उसमें बोलेंगे। अब आगे देखिए, दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्या है? पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? उद्योग हमारे पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं? पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? भाई जब हमारा वातावरण जो है प्रदूषित हो जाता है, आसपास में रहने वाली चीज़ें दूषित हो जाती हैं, और मानव जीवन के लिए मतलब जो अच्छी होती है वो बुरी हो जाती है, मतलब मानव जीवन उस पर ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता, वो आप पर्यावरण प्रदूषण होता है। मतलब पर्यावरण हमारा जो है जब प्रदूषित हो जाता है, उसी को हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए, उद्योग हमारे पर्यावरण को कैसे प्रदूषित कर रहे हैं? भाई उनसे निकलने वाला धुआं हो गया, या ले लीजिए बहुत सारे जो आपके उद्योग है वो हमारे प्रदूषण में भागीदारी निभा रहे हैं, और इनको हमें बंद भी करना चाहिए कायदे से, क्योंकि यार उद्योग बहुत सारे हैं लेकिन करना भी चाहिए, लेकिन पर्यावरण को बहुत प्रदूषित कर रहे हैं। तो हमें पेड़ लगा देने चाहिए। कभी कभी प्रदूषण से नियंत्रण पाने के लिए बोल देता है, तो पेड़ लगा देना चाहिए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं, अपने से मतलब बना सकते हैं, इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अथवा में देखिए, निम्नलिखित का प्रत्येक का वर्णन 40 शब्दों में आपको करना है। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, ये। अब देखिए आगे 27वां नंबर है, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया की किस प्रकार सहायता करता है? अथवा उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता पर प्रकाश डाले। उपभोक्ता जागरूकता क्या है? उपभोक्ता का मतलब जो हम सामान खरीदने जाते हैं किसी दुकानदार से, तो हम उपभोक्ता होते हैं, उसकी जागरूकता क्या होनी चाहिए? भाई पहली बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई एक्सपायरी डेट चेक कर लेना चाहिए, मतलब देखिए बड़ा करके लिखना है, लेकिन ये सब मेन चीज़ें आती हैं कि भाई उपभोक्ता एक जानकार नागरिक होना चाहिए, और रिटेल प्राइस सब उसको मालूम होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप देख लेना। अब देखिए यहाँ पर मानचित्रकार आपका आ गया आखिरी में। वैसे ये पूरा राणा प्रताप सागर बांध चिन्ह द्वारा, राणा प्रताप कहाँ भाई? राजस्थान में होगा पक्का, है ना। अब देखिए, चाय उत्पादन का एक क्षेत्र लिखना है, चिन्ह द्वारा नाम सहित आप मध्य प्रदेश लिख सकते हैं, शायद होगा, क्योंकि जंगलों में ही चाय ज़्यादा होती है। अब देखिए आगे, लौह इस्पात उद्योग का एक केंद्र लिखना है, कहीं पर भी लगा देंगे चिन्ह तो हो जाएगा। ये लौह तो पाया जाता है आपका, जैसे झारखंड हो गया, इधर पाया जाता है। रांची नगर चिन्ह द्वारा नाम सही, रांची नगर आपका हो गया, ये भी झारखंड में ही पाया जाता है, क्योंकि रांची जो है वो धोनी का आप जानते हो घर है वहाँ पे। अब देखिए आगे, नर्मदा नदी चिन्ह द्वारा नाम सही, नर्मदा नदी आपको दर्शा देना है। तो इसके लिए आपका क्या मिल जाता है? 1, ये आपके हो गए 2, आपका 3, मतलब 5 नंबर शायद इसका होता है, 2 2 4 1 5 नंबर, हाँ 5 नंबर का आपका ये होता है। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। आई होप आप समझ गए होंगे और मैंने आपको पूरा समझा दिया होगा। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है आप बताना, और इनके हम सभी के आपको उत्तर भी बताने वाले हैं। वो मैंने जल्दी में बता दिया था आपको जो मुझको नॉलेज थी, ठीक है, जो उत्तर मैंने बताया आपको समझाने के लिए, और बाकी उत्तर हम आपको कॉपी में लिखकर बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपके मोबाइल में ये पेपर खुल जाएगा और आप आसानी से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।